So dear student, this is the course of Fundamental of Genetics, and the syllabus is sent in your WhatsApp group. So the first topic is the history of genetics, or we can say the pre-Mendelian era. Why it is called pre-Mendelian era? Because it is these are the theories which are discovered and taught before the era of Mendel. तो पहला जो है वो है कि जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन है जेनेटिक्स की. जेनेटिक्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ अ साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो इसमें दो वर्ड आए हैं, हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है. द थिंग विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ये जो भी मेरा मोड ऑफ टीचिंग होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है. इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि सारी जो जेनेटिक्स की बुक है वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में पढ़ना हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा होगा. और हिंदी में इसलिए है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं उनको दिक्कत ना हो. तो जेनेटिक्स जो है वो साइंस है हेरिडिटी और वेरिएशन का. हेरिडिटी किसको कहते हैं? जो कुछ भी हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, मदर से या फादर से, वो हम उसको हेरिडिटी कहते हैं. वेरिएशन की हिंदी में होती है विभिन्नता. जो विभिन्नता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं. तो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो दिया है बैटसन ने 1905 में. और साइंस ऑफ जेनेटिक्स जो है, जो हमने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो भेजा था जेनेटिक्स के बारे में, वो मोर देन 120 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है. तो जो जेनेटिक्स जिसका नाम बार बार लिया जाता है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल लॉ दिया इनहेरिटेंस का, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स किया गया. और ये उन्होंने बहुत लंबे स्टडीज के बाद दिया, जिसको कि आप बाद में जानेंगे. पहले आप ये जानिए कि क्यों हम जेनेटिक्स पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिक्स पढ़ने का. एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करके एक बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है उस पर हम आपको ले जाएंगे. पहली चीज कि जो कुछ भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म में दिखता है is known as external appearance of an individual. कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी क्या हाइट है, 6 फीट है या 5 फीट है या 5 फीट 11 इंचेस है. उसके स्किन का कलर क्या है, उसकी आईज का कलर क्या है, उसके हेयर का कलर क्या है. सम टोटल ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ. क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि हाइट है, वेट है, ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं. क्वालिटेटिव उसके स्किन का कलर क्या है, उसके जो आईज है उसका क्या कलर है, ये उसका जो हेयर्स है उसका क्या कलर है. ये सारे जो सम टोटल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. यही सब मिलके वो आदमी कैसा दिखेगा, वो लंबा दिखेगा, उसके घने बाल हैं कि उसके बाल उड़ गए हैं, और फिर उसके बाद उसकी आईज का कलर क्या है, हरा है कि नीला है कि ब्राउन है. ये सारा जो है के लिए जो साइंटिफिक टर्म है इज नोन एज फिनोटाइप. PHENOTYPE. फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. पर ये कैसे डिसाइड होता है? आपने पिछले सेमेस्टर के कोर्स में सेल पढ़ा होगा. सेल में आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, पर आपने एक न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा. उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, जैसे किसी बच्चे के पैदा होने पे सबसे पहले जन्म कुंडली बनती है, वैसे हमारी पूरी कुंडली इसी डीएनए में है. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे. तो जो कुछ भी डीएनए में लिखा हुआ है इज नोन एज जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. जो कुछ मेरे डीएनए में लिखा हुआ है उसी की वजह से मेरी हाइट है, उसी की वजह से मेरे स्किन का कलर है, उसी की वजह से मेरे हेयर का कलर है, उसी की वजह से मेरे बाकी सारे जितने एक्सटर्नल अपीयरेंस को कंट्रीब्यूट करने वाले जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, दिस इज ड्यू टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर डीएनए. जैसे आप कंप्यूटर पे देखते हैं तो जो कुछ भी उस हार्ड डिस्क में है उससे अलग आप कंप्यूटर से कुछ भी नहीं निकाल सकते. अगर हार्ड डिस्क में जो जो सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से आप उसको चला पाएंगे. उसमें विंडो होगा तो विंडो चला पाएंगे, उसमें बाकी सारे एप्लीकेशन होंगे तो वो चला पाएंगे. उसी तरह हमारे डीएनए में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है
वही हमारे में एक्सप्रेस होगी। अगर हमारे डीएनए में ये लिखा होगा कि हमारा हेयर कलर का ब्राउन होना है, तो हमारा हेयर कलर किसी कीमत पे हम कोई भी डाई दुनिया का लगा लेंगे, वो ब्राउन ही रहेगा। बिकॉज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड दिस कंट्रीब्यूट टू द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी प्लांट को की हाइट का डीएनए जो है वो उसको शॉर्ट स्टेचर का बना रहा है, तो आप उसमें बहुत फर्टिलाइजर डाल देंगे, बहुत सारा अच्छा उसको इन्वायरमेंट दे देंगे और न्यूट्रिएंट दे देंगे, वो कभी लंबा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो ड्वार्फिंग की है, ड्वार्फ स्टेचर की। तो कहने का मतलब है कि यहां पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप को एंड फिनोटाइप को। जीनोटाइप इज द जेनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। डीएनए में जो कुछ भी लिखा है उससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे डीएनए में बुद्धिमान होने का जीन होगा तभी हमारे पास बुद्धि आएगी, नहीं तो हम 100 कोचिंग कर लेंगे, हम कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास इंटेलिजेंस का जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, देयर आर जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। जीन क्या है? जीन इज द फंडामेंटल यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी चरित्र के निर्धारण के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम जीन कहते हैं। हमारे में अगर इंटेलिजेंस का जीन नहीं होगा तो हम 100 कोचिंग भी कर लेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू इनहेरिट द इंटेलिजेंस जीन्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स में वो नहीं था, मेरे में नहीं आया। इवन जो नेगेटिव इंटेलिजेंस है और पॉजिटिव इंटेलिजेंस है, पॉजिटिव जीन्स जो है वो किसी इंटेलिजेंट आदमी को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाते हैं, और नेगेटिव जीन्स जो है वो उसको जो आपका अलकायदा है उसका चेयरमैन बनाते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए भी देयर आर जीन्स विच मेक अस पॉजिटिव एंड जीन्स विच मेक अस नेगेटिव इन आवर टेम्परामेंट। ये सारी चीजों के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे मिथ आते हैं कि कोरोना जो है ये सार्स कोवी वायरस है। इट इज ड्यू टू अ आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो वायरस है इसका आरएनए जो है इतना नोटोरियस है कि वो ह्यूमन बीइंग के डीएनए को यूज करके अपनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बना लेता है। मतलब वो इंटर करता है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर की मशीनरी कंफ्यूज कर जाती है कि ये मेरा आरएनए है कि मेरा डीएनए है कि ये वायरस का आरएनए है। और ह्यूमन बीइंग की मशीनरी जो है, ह्यूमन बीइंग का डीएनए कंफ्यूज होके वायरस के ही आरएनए को यूज करके खुद ही कॉपी बना देता है। मतलब हम अपनी हत्या खुद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस ने अपना आरएनए छोड़ दिया और ह्यूमन बीइंग का डीएनए जो है कंफ्यूज हो गया कि ये किसका आरएनए आ गया है, ये कौन है, और उसी को यूज करके उसने थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना दी और फिर उसके बाद वो वायरस मल्टीप्लाई किया और वो आदमी मर गया। बट दिस इज वेरी स्पेसिफिक। हर आदमी जिसको सार्स कोवी का इन्फेक्शन होता है वो मरता नहीं है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक इन रिएक्शन। हर पर्सन का डीएनए और वायरस का आरएनए के बीच में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये कि जब दो दोस्तों के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है तभी दोस्ती होती है। अगर कोई दोस्त पढ़ने वाला है और दूसरा दोस्त पिक्चर देखने वाला है तो दोनों की बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकती। तो उसी तरह कंपैटिबल रिलेशनशिप मतलब जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के पूरक हो। तो अगर ह्यूमन का डीएनए, यही आंसर है कि बहुत सारे लोगों को सार्स कोवी का इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक है और क्यों कुछ आईसीयू में पहुंच जा रहे हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनका डीएनए, ह्यूमन बीइंग का डीएनए वायरस के आरएनए के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, so that they can establish a host pathogen relationship, and host pathogen relationship is essential for development of disease। किसी भी बीमारी के होने के लिए होस्ट और पैथोजन का, जैसे दोस्ती होने के लिए दो दोस्तों के बीच में मित्रता होनी जरूरी है, वैसे ही बीमारी और जिस पर बीमारी लग रही है इन दोनों के बीच में मित्रता होगी, तभी ना आपकी बैक्टीरिया से दोस्ती होगी तो आपको बैक्टीरियल बीमारी हो जाएगी, वायरस से दोस्ती होगी तो वायरल बीमारी हो जाएगी। तो ये जो दोस्ती और कंपैटिबिलिटी है इसका राज छिपा है ह्यूमन बीइंग के डीएनए में और वायरस के आरएनए में। अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी होती है तो इन्फेक्शन पूरी अंदर तक पहुंच जाता है और वो आदमी आईसीयू में पहुंच जाता है। तो हाउ मच, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन ऑल द एरा? ये उसका आंसर है कि आप पहले जेनेटिक्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप जो भी कुछ है इट इज ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपने अपने
मां बाप से जो जीन्स इनहेरिट किए हैं उसकी वजह से आपके में एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि द वर्ल्ड इज अ कोलोसल जेनेटिक्स लेबोरेटरी। ये जो पूरी दुनिया है ये एक जेनेटिक्स की लेबोरेटरी है। कैसे? लंगड़ा आम की जो अगली प्रोजनी है वो लंगड़ा आम होगी, जो मालदा आम होगा उसकी अगली प्रोजनी क्या होगी? मालदा आम होगी। पपाया की प्रोजनी कभी मैंगो नहीं हो सकती, लेडीज फिंगर की प्रोजनी कभी पालक नहीं हो सकती। क्यों? और ह्यूमन बीइंग की प्रोजनी से कभी डॉग और हॉर्सेस नहीं निकल सकते। यानी चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जिसके भी चिल्ड्रन हैं, जिसकी भी अगली जनरेशन है, दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स। और इसी वजह से लोगों ने सबसे पहले, आज से 120 साल पहले, लोगों का ध्यान जेनेटिक्स की तरफ गया कि क्या वजह है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। और क्या वजह है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं भी करते हैं। दिस इज नोन एज वेरिएशन। आइडेंटिकल ट्विंस है, फ्रेटर्नल ट्विंस है, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों एकदम डिफरेंट है देखने में। दिस इज नोन एज वेरिएशन। Children resemble their parents is known as inheritance, and children do not resemble their parents sometimes is known as variation. And genetics is the science of heredity and variation. यही genetics की definition है कि genetics is the science of heredity and variation. और genetics कितना important है? एक स्ट्रेन आया, उसके डीएनए में हल्का सा म्यूटेशन हो गया। यहां पे म्यूटेशन की डेफिनेशन है सडन चेंज इन एनी ऑर्गेनिज्म विच इज इनहेरिटेड। डीएनए के कुछ बेसिस, जैसे आप अगर सीएटी लिखते हैं कैट और आरएटी लिखते हैं तो रैट है, एक वर्ड बदल गया तो कैट बने बिल्ली हो गया और रैट बने चूहा हो गया। उसी तरह डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस, अल्फाबेटिकल बेसिस हैं वो। इसलिए अल्फाबेटिकल क्योंकि उनका नाम जो है उस अल्फाबेट से शुरू होता है। ये 4 अल्फाबेट की जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं वो डिफरेंट जीन्स बनाते हैं। पहला वाला वो जो वायरस आया था उसमें उसके जो भी आरएनए में जो भी जीन्स थे, जो एडेनिन और यूरेसिल और थाइमिन और साइटोसिन, जो भी उसके अल्फाबेट्स थे वो थोड़े से बदल गए तो नया वेरिएंट इतना खतरनाक आ गया। इसी के बेसिस थोड़े और बदल जाएंगे तो वो नया वेरिएंट हो जाएगा। जो बार बार लोग बोल रहे हैं ना कि वायरस का नया वेरिएंट आया है, दिस वेरिएंट इज ड्यू टू अल्टरेशन इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। आप जानेंगे बाद में कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ जीन। हल्का सा जीन अल्टर हो गया और वायरस के इतने म्यूटेंट बन गए। तो जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी ब्रांच में है तो वो है मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस इसलिए क्योंकि अब साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि सारी बीमारियां जो हैं वो लगभग सारी वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। मतलब दिस इज ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ बैड जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेगा आपको शुगर है क्या, आपके माँ बाप को किसी को शुगर था क्या? क्यों ये क्वेश्चन वो पूछते हैं? इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि इफ ये पर्सन के जो पेरेंट हैं अगर वो डायबिटिक है तो ही और शी मस्ट हैव इनहेरिटेड दैट जीन फ्रॉम हिज और हर पेरेंट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। तो इस तरह से पहले जो जेनेटिक्स की शुरुआत हुई वो इसलिए हुई क्योंकि चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स जो थे, जैसे आदि मानव था जो एकदम प्रिमिटिव मैन था, वो जंगल में गया, उसको जो मीठा फल मिल लगा उसको ले आया, बाद में पता चला कि वो आम है, दिस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। फिर उस आम को वो लगाने लगा, दिस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और अभी भी अब जर्मन शेफर्ड होता है और लेब्राडोर होता है। जर्मन शेफर्ड के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और जर्मन शेफर्ड के जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल जर्मन शेफर्ड की तरह होंगे। दीज आर 2 ब्रीड्स ऑफ डॉग, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। लेब्राडोर का बच्चा कभी जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द जेनेटिक्स ऑफ जीन्स विच अ चिल्ड्रन इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो जेनेटिक्स की पहले थ्योरी चलने लगी, पहले ओल्ड आइडियाज आया कि क्या ऐसी चीज है। पहला यह आया कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम अदर लाइफ। सारी जो लाइफ है वो दूसरी लाइफ से शुरू होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन उनका होता है, नॉन लिविंग मटेरियल। फिर उसके बाद स्पीशीज कंसेप्ट आया कि स्पीशीज क्या होता है। उसके बाद एक
कुछ ओल्ड आइडिया आया कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो गए, कुछ कोई हेरिडिटरी मटेरियल टाइप की चीज उनको लग रही थी कि कोई एक लिक्विड टाइप की चीज है जो माँ बाप में प्रेजेंट है और बच्चे में चली जा रही है। ये आइडिया लोगों के है, पर वो चीज क्या है, वो जीन और डीएनए के कंसेप्ट पे वो लोग नहीं पहुंच पाए। फिर कुछ ग्रीक फिलोसोफर आए। ग्रीक फिलोसोफर ने ये कहा कि मेल फ्लावर की वजह से फीमेल फ्लावर जो है उसमें राइपनिंग हो जाती है। फिर हिप्पोक्रेट्स ने ये कहा कि कैरेक्टर्स इसलिए पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाते हैं, चरित्रों का निर्धारण जो बच्चों से उनके माता पिता पे जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है वो जो सारे बॉडी में इंडिविजुअल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि मेल और फीमेल सेमन मिक्स्ड होता है कंसेप्शन के समय। तब तक आ जाती है ब्लेंडिंग थ्योरी, और इन सारी थ्योरीज में लिखा हुआ है प्री मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाई मेंडेलियन? मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो उसके पहले की जो थ्योरी है वो प्री मेंडेलियन हो गई, और उसके बाद में जितनी थ्योरी हो गई वो पोस्ट मेंडेलियन हो गया। मतलब मेंडल जो है एक बहुत बड़ा जेनेटिक्स के लिए एक फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है। उन्होंने इतनी फंडामेंटल थ्योरी दी कि उसके पहले का एरा प्री मेंडेलियन एरा हो गया और उसके बाद का एरा पोस्ट मेंडेलियन है। तो पहली थ्योरी आ गई ब्लेंडिंग थ्योरी। ब्लेंडिंग थ्योरी मतलब मिक्सी में जैसे आम और दूध आप मिला देते हैं तो मैंगो शेक मिल जाता है, वैसे ही कहा जा रहा है ब्लेंडिंग थ्योरी में कि मदर और फादर से हेरिडिटरी मटेरियल आ रहा है और वो ब्लेंड हो जा रहा है, ब्लेंड होके बच्चे में चला जा रहा है। तो अगर बच्चे में सब ब्लेंड होके चला जाता है तो आप मैंगो शेक को मिक्सी से निकाल के 4 गिलास में डालते हैं तो चारों में एक कंसिस्टेंसी का मैंगो शेक येलो कलर का जाता है, किसी में येलो और किसी में रेड और किसी में पिंक तो नहीं जाता है। तो ब्लेंडिंग थ्योरी के हिसाब से एक माता पिता के जो 4 बच्चे हैं, चारों की शक्ल और अकल दोनों एक जैसी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो ब्लेंडिंग थ्योरी इज रॉन्ग। उसके बाद फिर दूसरी थ्योरी आ गई। उस दूसरी थ्योरी का नाम है पार्टिकुलेट थ्योरीज। ये थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल आप समझते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स, एक छोटा सा कण है, मां में भी वो कण मौजूद है और फादर में भी है, मदर में भी है, फादर में भी है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मदर और फादर का जो वो पार्टिकल है वो मिक्स हो जा रहा है और नए इंडिविजुअल को बना रहा है। इसको बोला गया पार्टिकुलेट थ्योरीज। दीज आर ऑल रॉन्ग थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज गलत हो गई। तो ये पार्टिकुलेट थ्योरी आई। फिर उसके बाद अगली जो थ्योरी आई वो एक आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो स्वैमर्डन और बॉनेट ने दी है वो ये कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट रहता है और उस मिनिएचर ह्यूमन को ह्यूमनक्यूलस कहते हैं। ह्यूमनक्यूलस मतलब हाथ के अंदर एक मिनिएचर हाथ है, पैर के अंदर एक मिनिएचर पैर है, और आंख के अंदर एक मिनिएचर आंख है, और नाक के अंदर एक मिनिएचर नाक है। और फिर जब डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल गैमेट के साथ जाइगोट जब बनता है तो ये मिनिएचर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ जो है मिल जाते हैं और एग और स्पर्म में जाके नए इंडिविजुअल को बना लेते हैं। दिस इज नोन एज प्री फॉर्मेशन थ्योरी, कि पहले से बना हुआ हाथ और पैर हर आदमी में मौजूद है। दिस वाज आल्सो रॉन्ग। उसके बाद एक और थ्योरी आ गई एपिजेनेसिस की थ्योरी। यहां पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, एक सेमेन का फिगर है और उस जो मेल गैमेट है सेमेन का फिगर है, उसमें एक जो बेबी है उसका फिगर बना हुआ है। दिस इज नोन एज होमनक्यूलस। मिनिएचर इन्फेंट इज नोन एज ह्यूमनक्यूलस। मतलब दिस इज प्रेजेंट इन मेल गैमेट एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल गैमेट। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई वो थी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये जो थ्योरी है ये के.डब्ल्यू. वुल्फ ने दी 1738 और 1794 में। उन्होंने ये कहा कि एपिजेनेसिस ह्यूमनक्यूलस न तो एग में प्रेजेंट है और न आपके जो फीमेल गैमेट है उसमें भी प्रेजेंट नहीं है। इनमें कुछ सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को उसने एपिजेनेसिस एपिजेनेटिक कहा। तब तक फिर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हो। चार्ल्स डार्विन इज नोन फॉर हिज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है, पर चार्ल्स डार्विन ने भी यहां पे कुछ जेनेटिक्स की थ्योरी यहां पे अपनी दी है, पार्टिकुलेट थ्योरी, कि उनका ये कहना है कि एनिमल की बॉडी जो है मिनी माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है जिसे हम जेम्यूल कहते हैं।
जो सारे के सारे जेम्यूल पहले ब्लड में इकट्ठा होते हैं और ब्लड से फिर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ यूनाइट करते हैं तो फिर वो अगली जनरेशन में चले जाते हैं। ये चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी। तो ये थ्योरी भी एक तरह से गलत हो गई। इस थ्योरी का नाम जो है वो पैनजेनेसिस है, और इसको डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि हर सेल में, हर ऑर्गन के लिए छोटे छोटे जेम्यूल्स कलेक्ट होते हैं और फिर वो ब्लड के थ्रू और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चले जाते हैं, और फादर और मदर का जब ब्लड जो गैमेट्स में कंबाइन होता है तो वो एम्ब्रियो में चला जाता है। ये डार्विन ने इस थ्योरी में ये थ्योरी दी। दिस इज नोन एज पैनजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन। उसके बाद तब तक कुछ कुछ करेक्ट टाइप की थ्योरी भी आने लगी, तो उसमें एक जर्म प्लाज्म थ्योरी आई जो वेसमैन ने दी। वेसमैन का एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था म्यूटाइलेशन ऑफ टेल्स फॉर रैट फॉर 22 जनरेशन। मतलब उन्होंने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी थी, और उन्होंने पैनजेनेसिस को रॉन्ग करने के लिए यह कहा था कि 22 जनरेशन तक हम चूहे की पूंछ काटे, फिर भी 23वीं जनरेशन में चूहे की पूंछ कैसी आ गई। अगर पैनजेनेसिस यानी वो टाइनी पार्टिकल्स जेम्यूल वाली थ्योरी करेक्ट होती तो 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटने से चूहे की जो टाइनी पार्टिकल था तो वो तो खत्म हो जाना चाहिए। तो 23वीं जनरेशन में कैसे चूहे की पूंछ आ गई। ये उन्होंने पैनजेनेसिस की जो डार्विन की फेमस थ्योरी थी उसको गलत करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया। देन ही गेव जर्म प्लाज्म थ्योरी। तब उसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी को हम दो टाइप के टिश्यू में डिवाइड करते हैं, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म वो जो हमारे आंख में, नाक में और सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, इज नोन एज सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हम जिसको कहते हैं जो अदर देन गैमेटिक सेल होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अलावा जितने भी हमारी बॉडी में सेल है वो सोमैटिक सेल है, और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में सेल है दे आर नोन एज गैमेटिक सेल्स। तो वेसमैन ने ये कहा कि हम पूरे इंडिविजुअल की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में। सोमेटोप्लाज्म इज कंटेन्ड इन द सोमैटिक सेल, जो कि हमारे हेयर से लेके, हमारे स्किन से लेके, हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स में है, और जर्म प्लाज्म इज प्रेजेंट इन सेक्सुअल सेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इसलिए जो सोमेटोप्लाज्म है उसका अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन नहीं होगा। सिर्फ जर्म प्लाज्म जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में है उसी का अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन होगा। तो ये थ्योरी कुछ कुछ अलग लगी, क्योंकि व्हाटएवर इज कंटेन्ड इन मेल एंड फीमेल गैमेट इज ओनली इनहेरिटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ये आज की डेट में भी ये सही है कि जो कुछ भी मेल और फीमेल गैमेट सेल में मौजूद है वही फर्टिलाइजेशन के बाद अगली जनरेशन में जाता है। उसके बाद एक लामार्किज्म आ गया। लामार्क एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी आ गई। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जिनको हम अपनी सुविधा के लिए अपने जीवन में अपना लेते हैं। जैसे मोबाइल लोग कान से लगाते हैं और एक तरफ अपना कान टेढ़ा कर लेते हैं, तो अगली जनरेशन क्या टेढ़े कान के साथ पैदा होगी। दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर। हमने अपनी सुविधा के लिए कि मुझे साफ दिख रहा है चश्मा लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगला जो जनरेशन मेरी है वो चश्मा लगा के पैदा होगी। तो द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय लामार्क, और उन्होंने ये जिराफ पे एक्सपेरिमेंट किया। जिराफ जो है वो पेड़ के ऊपर से पत्ती खाने के लिए वो गर्दन जो है उसकी लंबी होती चली गई। तो उन्होंने ये इस जिराफ के इस कैरेक्टर को देख के उन्होंने ये थ्योरी दी कि कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर इनहेरिटेड। क्या ऐसा होता है? अगर हम अपनी सुविधा के लिए चश्मा लगाते हैं तो क्या हमारा बच्चा भी चश्मा लगाए हुए पैदा होगा? तो कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट इनहेरिटेड। पर 18th सेंचुरी में जो ये थ्योरी आई वो ये कह रही थी कि जो हम अपनी सुविधा के लिए, जो अपने जीवन यापन के लिए जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं वो भी इनहेरिट होते हैं। और इस थ्योरी का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि लामार्क ने दी। और लामार्किज्म में ये देखिए जिराफ का फिगर बना हुआ है कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि वो पेड़ के सबसे ऊपर के तने से पत्ती तोड़ के खाता था, इसलिए उसके जो बेबीज हैं उनकी भी लॉन्ग नेक होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई
वेट आप जिम में जाके एक्सरसाइज करता है और अपनी मसल्स ग्रो कर लेता है, तो इसका मतलब नहीं कि उसका अगला जो जनरेशन है वो भी पहलवान टाइप होगी। दिस इज रॉन्ग थ्योरी। तो ये थ्योरी भी गलत हो गई। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आई। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि जो डार्विन की थ्योरी है, जो इस समय कोरोना में सबसे ज्यादा अप्लाई हो रही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपने स्थायित्व के लिए संघर्ष और उसमें जो सबसे फिट है उसका सर्वाइवल। और ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन में ये आई कि एक जंगल है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एक पेड़ है जिसपे बहुत सारे फल लगे हैं। अब उस फल के लिए बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनमें होड़ लगती है, जो सबसे फिट बर्ड होगा वो उस फल को पा जाएगा, उसका सर्वाइवल होगा। जंगल में जो छोटे जानवर को बड़े जानवर खा रहे हैं और उस बड़े जानवर को थोड़ा और बड़ा जानवर खा ले रहा है, तो जो मोस्ट फिट है उसी का सर्वाइवल हो रहा है। ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा फिट था, तो बाकी सारा डायनासोर और बहुत सारे जो अब लायन, टाइगर और स्पैरो सब जो है वो एक्सटिंक्ट बन गए और ह्यूमन बीइंग जो है फिटेस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रहा। और ये डार्विन की थ्योरी कोरोना में भी बहुत अप्लाई हो रही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका इम्यूनिटी लेवल सबसे ज्यादा फिट है वो एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल गया, जो सबसे लीस्ट फिट इंडिविजुअल है वो एक दिन के इन्फेक्शन में आईसीयू में पहुंच गया। तो डार्विन थ्योरी आज की इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा अप्लाई हो रही है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी कि पृथ्वी पे सारे जानवरों के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। किसके लिए? फूड के लिए, लिविंग स्पेस के लिए, पानी के लिए, और जो सबसे फिट होता है उसको सब मिल जाता है। दिस इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी ओल्ड थ्योरीज आई। प्री फॉर्मेशन की थ्योरी, एपिजेनेसिस की थ्योरी, सेल थ्योरी, जो सेल आपने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, उसमें सेल की भी थ्योरी आई कि सारे लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से मिलके बने हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और फिर उसके बाद तब तक आ जाता है मिड 1800, और मिड 1800 में 3 मेजर इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मॉडर्न जेनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। पहला जो हुआ वो 1859 में हुआ। चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो किताब लिखी, विच डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था वो था 1866, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम था, ही वॉज एन अगस्टीनियन प्रीस्ट। वो एक मंदिर में जो चर्च होते हैं उसमें वो पूजा करने वाले जो वर्शिप होते हैं, जिनको हम फादर कहते हैं, पादरी कहते हैं हिंदी में, वो जो प्रीस्ट होते हैं वो था, अगस्टीनियन प्रीस्ट था मेंडल। और वो फुर्सत के समय मटर, जो ये हम लोग पाइसम सटाइवम जिसका हम लोग मटर खाते हैं, वो फुर्सत के समय में लगाता था और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दैट एक्सपेरिमेंट, उसका जो कंक्लूजन निकला वो उन्होंने पब्लिश किया, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन विच लेज आउट द बेसिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। वो एक वर्शिप करने वाला आदमी था, बेसिकली वो फिजिक्स का टीचर था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग मैथ्स ग्रुप से आए हैं तो हमको जेनेटिक्स समझ में नहीं आता। फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, और उनका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे वो, और एक चर्च में प्रीस्ट थे और उन्होंने फंडामेंटल थ्योरी दी जेनेटिक्स की। और ये थ्योरी बहुत दिनों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही, और ये रीडिस्कवर हुई 1900 में, मतलब 120 साल पहले। तो दिस लेड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आज जो मेडिकल साइंस जीन हल्ला कर रहा है, वैक्सीन हल्ला कर रहा है, ये वैक्सीन इस वायरस के स्ट्रेन के अगेन बनेगी, ये वायरस के अगेन ये स्ट्रेन, दिस इज ड्यू टू मॉडर्न जेनेटिक्स। ये क्रैक किया गया कि वायरस में क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना सकते हैं। ये सारा जो है इट इज ड्यू टू मेंडल, एंड ही वाज वाइडली इग्नोर्ड अंटिल 1900। और तीसरा जो डिस्कवरी थी वो फ्रेडरिश मिशर की थी, जिसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, और यही न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और
राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कुछ साइंटिस्ट ने जो फेमस थ्योरी दी है ये लिखा हुआ है। अब आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हिज फुल नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। ही स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन एन ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी, और ये पहला आदमी था जिसने ये क्रैक किया कि कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी वो चीज है जिस पर बैठ के कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपको दिल्ली से वाराणसी आना है, आपको एक मोड ऑफ ट्रेवल चाहिए, या तो फ्लाइट से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या बस से आएंगे। बिना मोड ऑफ ट्रेवल के आप दिल्ली से वाराणसी नहीं आ सकते। कैरेक्टर्स को मदर और फादर से अगली जनरेशन में जाना है, वो किस चीज पे जाएंगे, व्हाट इज दैट फंडामेंटल यूनिट जिस पर बैठ के कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। और उस चीज को मेंडल ने कहा कि देयर आर फैक्टर्स और एलिमेंट्स, किसी भी इंडिविजुअल में कुछ फैक्टर्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो ट्रेन है जिस ट्रेन पे सवारी करके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दादा से पिता में, पिता से बच्चे से अगली जनरेशन में जाते हैं। यही वो ट्रेन है जिसका नाम उन्होंने पहले फैक्टर कहा, बाद में वो जीन कहलाई, और जब और जेनेटिक्स डेवलप हो गया तो वो डीएनए कहलाई। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बड़ी कॉमन लैंग्वेज है। जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर है वो बड़े आराम से कहते हैं कि भारतीयों के डीएनए में भ्रष्टाचार है या ये है वो है। व्हाट इज, वो क्यों डीएनए का इतना नाम लेते हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन डीएनए। फ्लावर का कलर पर्पल है, इट इज ड्यू टू डीएनए। व्हाइट है, इट इज ड्यू टू डीएनए। कोई भी कैसा है ये उसके डीएनए की वजह से है। इसलिए बड़ी आसानी से पॉलिटिकल लीडर को भी थोड़ा बहुत पता चल गया कि डीएनए की वजह से ही सब कुछ होता है, तो वो बोलने लगे कि हम भारतीयों के डीएनए में ये सब है। डीएनए में जो कुछ भी लिखा है वही एक्सप्रेस होगा, और उस डीएनए को सबसे पहले जीन आइडेंटिफाई किया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने मटर के कुछ पौधों पे सिलेक्शन किया और उस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आपके घर में एक पर्पल कलर का कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगा है और उसके बगल में एक वाइट कलर का ऑर्नामेंटल प्लांट लगा दीजिए, मतलब जिसमें पर्पल फ्लावर हो और जिसमें वाइट फ्लावर हो। पॉलिनेशन तो होना ही है। पॉलिनेशन यानी परागण, फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल पार्ट्स हैं तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। कुछ दिन बाद आपको दिखने लगेगा कि व्हाइट और पर्पल में हो सकता है जो प्लांट अगले जनरेशन में उन लोगों की अगर हम लगाएं तो कुछ व्हाइट भी हो सकते हैं, कुछ पर्पल भी हो सकते हैं। तो इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं, देन इट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन किया। उन्होंने दो पर्टिकुलर ट्रेट को लिया। ट्रेट यानी कि कैरेक्टर, जैसे फ्लावर का कलर या तो पर्पल हो या व्हाइट हो, और उसके बाद उन दोनों ने क्रॉस बनाया। यानी एक प्लांट ऐसा लिया जिस जो पर्पल फ्लावर था, एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें व्हाइट फ्लावर था। इन दोनों का आपस में क्रॉस किया, एंड देन ही काउंटेड द अपीयरेंस ऑफ ट्रेट्स इन द प्रोजेनी। उसके बाद अगली जनरेशन में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में कितने पर्पल हैं और कितने व्हाइट है, इस रिजल्ट को उन्होंने मैथमेटिकली एनालाइज किया। और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम ऑर्गेनिज्म के सेल को एक प्लेट में रखे हुए दो कंचे आप जानते होंगे, गोली जिससे बच्चे खेलते हैं, या आप कोई राउंड क्यूब समझ लीजिए। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक प्लेट में रखे हुए दो गोलियां हैं। एक गोली उसके फादर के पास से आई है और एक गोली उसके मदर के पास से आई है। एंड दिस इज नोन एज अल्टरनेटिव वर्जन, जिसको कि हम एलील कहते हैं। यानी प्रत्येक इंडिविजुअल के पास एक जीन की दो कॉपी मौजूद है, एक उसके मदर से आई है और एक उसके फादर से आई है। हर ऑर्गेनिज्म के पास, हर ऑर्गेनिज्म के सेल में, जो इंडिविजुअल सेल है, हर जीन की दो कॉपी मौजूद है। एंड दिस
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील, और एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे ब्लैक का व्हाइट कंट्रास्ट है, टॉल का ड्वार्फ कंट्रास्ट है, लंबा और बौना, ब्लैक और व्हाइट, स्मूथ का रिंकल्ड, एकदम चिकना और रिंकल्ड मतलब जिसमें झुर्रियां पड़ी हुई हैं। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो हर इंडिविजुअल के पास एक जीन की 2 कॉपी मौजूद है, जिसमें से जो 2 कॉपी है, एक उसको मदर से मिली है, एक उसको फादर से मिली। ये मेंडल ने बताया। मेंडल ने मटर पे क्या किया, इस जो गोली थी, जो प्लेट में रखी हुई 2 गोली, आपके पास भी प्लेट में रखी हुई 2 गोली है, एक आपको आपके मां से मिली है, एक आपको आपके पिता से मिली है। मेंडल ने उसको फैक्टर कहा, जिसको आज की डेट में जीन कहा जा रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल को उसके मदर और फादर से ये 2 फैक्टर मिले, जब वो खुद गैमेट बनाएगा, यानी जब वो अगली जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो दीज फैक्टर्स सेग्रीगेट। ये दोनों फैक्टर जो 2 गोली एक साथ पेयर में मौजूद है, विच इज नोन एज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये दोनों एक दूसरे से अलग होगी। एक मेल गैमेट में जाएगी एंड एक फीमेल गैमेट में जाएगी। ये जो 2 गोली आपने अपने माँ बाप से इनहेरिट की है, व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस अ नेक्स्ट जनरेशन, these 2 factors will segregate मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। यही मेंडल का फर्स्ट लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी मेंडल के बारे में खाली बता रहे हैं। द 2 फैक्टर्स, और इसी से रिलेटेड उन्होंने सेकेंड लॉ भी दिया कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं फैक्टर्स, जो कि मेंडल्स लॉ जो है वो आपको अगली जो स्लाइड है उसमें ये थोड़ा बेसिक जेनेटिक्स आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद मेंडल के बारे में जो मेंडल्स लॉ है वो पूरा डिटेल में एक पूरा चैप्टर है। उसके बाद मॉर्गन था, मॉर्गन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काम किया था। उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में कहा कि इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, उन्होंने ड्रोसोफिला पे स्टडी किया। ड्रोसोफिला, थॉमस वेंट मॉर्गन आए साइंटिस्ट। फिर उसके बाद तब कुछ और एक्सरे इंड्यूस, जैसे आपको कहा जा रहा था कि चेस्ट का एक्सरे बहुत, अभी डॉक्टर्स, आप एम्स के डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा आपको सीटी लंग्स का नहीं कराना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इंड्यूस म्यूटेशन, ये हमारे डीएनए को चेंज कर देता है। इसलिए जो नागासाकी हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उससे जो रेडिएशन निकला था, वो रेडिएशन जो है अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हुआ। उनके बहुत सारे अगली जनरेशन का डीएनए जो है वो म्यूटेट हो गया। तो एक्सरेज इंड्यूस म्यूटेशन, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय म्यूलर। एक्सरेज मतलब जो हम एक्सरे कराते हैं इससे, और इसी तरह से बहुत सारे फिजिकल और केमिकल म्यूटेशन है। जो हम सब्जियों में बहुत सारा छिड़काव होता है उसमें भी बहुत सारे म्यूटेंट हैं। उसके बाद 1944 में एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया। ये सब सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके पास एक स्लाइड में आप याद करते रहिए कि किस एरा में क्या हुआ। तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक्स। उसके बाद आते हैं, देखिए पिक्चर में, वाटसन एंड क्रिक। दिस वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो थी डीएनए की खोज, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने किया। उसमें उनको नोबेल प्राइज पे मिला। और इसके साथ एक लेडी साइंटिस्ट भी थी जिसकी कि जिन्होंने मेजर काम किया था डीएनए की डिस्कवरी में, पर उनकी डेथ हो गई। तो चूंकि डेथ के बाद जो है नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, इसलिए नोबेल प्राइज सिर्फ वाटसन एंड क्रिक ने दिया। उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को क्रैक किया। यही डीएनए जो है जिसको आप एक तरह से समझ लीजिए पूरी जन्म कुंडली है। ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी हमारे जीवन में हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस है या हमारी बुद्धि किस तरफ हमको ले जाएगी, वो सारा कुछ कुछ इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज कंटेन्ड इन डीएनए। अब हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। इन्वायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल। अगर डॉक्टर का बच्चा किसी माफिया की संगत में चला गया तो वो माफिया बन जाएगा, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल दे रहा है। जैसे आप जर्मन शेफर्ड कुत्ते को बाहर छोड़ दीजिए तो वो देसी कुत्ते की तरह नाली का पानी पीने लगेगा। तो उसका जीन तो उसको जर्मन शेफर्ड बनाया, पर आपने उसको सड़क छाप बना दिया, इन्वायरमेंट उसको गंदा दे दिया। तो ये सारा जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। सेंट्रल डोगमा यानी कि पिक्चर की सेंट्रल थीम यही है।
सारे ऑर्गेनिज्म की जो पिक्चर चलती है, उसकी जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए नहीं बनता तो वायरस का आरएनए इतना तबाही नहीं मचा पाता। वायरस का आरएनए अपना प्रोटीन बना देता है जो हमारे लंग्स को जाके बंद कर देता है और हमारे ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है लंग्स में, और वहां से रेस्पिरेटरी, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो वायरस के आरएनए से प्रोटीन बनने की वजह से है। ये सारा ही पिक्चर का जो सेंट्रल स्टोरी है वो यही है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन वायरस का हमारे शरीर में बनेगा तो लंग्स कहां से हमारा काम करेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जा रहा है बहुत लोगों को, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं क्योंकि वायरस का आरएनए वहां जाके अपनी तरह का प्रोटीन बना दे रहा है। तो ये सेंट्रल डोगमा है बायोलॉजिकल साइंसेस का कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए, ये डिटेल में आप पढ़ेंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये पूरी पिक्चर की सेंट्रल स्टोरी है सारे ऑर्गेनिज्म की। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बालों का रंग जो है वो एक प्रोटीन है। ह्यूमन बीइंग का जो ये कलर है, दिस इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। ये जो गेहुआ रंग है ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से। मेलानिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज प्रिपेयर्ड बाय डीएनए। तो आपको बहुत गोरा आदमी दिखे तो आप उसको समझ लीजिए कि उसको मेलानिन की डेफिशिएंसी है, यानी उसके बॉडी में मेलानिन नाम का प्रोटीन ही नहीं बना। और ये मेलानिन की कैटेगरीज अलग है, अफ्रीकन, अमेरिकन, नीग्रो, इंडियन, यूरोपियन, सबकी मेलानिन की कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए आपको स्किन का कलर अलग अलग मिलेगा। जिसमें जितना ज्यादा इंटेंस पिगमेंटेशन होगा वो उतना ज्यादा उसका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होगा। मेलानिन इज अ प्रोटीन विच इज कोडेड बाय डीएनए। टमाटर का रंग लाल क्यों है? इट इज ड्यू टू लाइकोपीन। लाइकोपीन एक प्रोटीन है विच इज कोडेड बाय डीएनए। तो सब कुछ जो डीएनए में लिखा है वो टमाटर को लाल बना रहा है, मिर्च को तीखा बना रहा है, प्याज को ऐसा बना रहा है, सरसों के तेल को कड़वा बना रहा है, आम को मीठा बना रहा है। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए ऑफ मैंगो। जो मैंगो का टेस्ट है वो अलग है ड्यू टू डीएनए ऑफ मैंगो। जो अमरूद का टेस्ट है वो अलग है ड्यू टू डीएनए ऑफ सारे जो फ्रूट्स हैं उनका डीएनए सबसे अलग अलग है। जो मीठा फ्रूट है उसके डीएनए में अलग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ये सारा प्रोटीन है जो आपको दिखता है। जो इसके जो मिर्च का तीखापन है, दिस इज ड्यू टू कैप्सिन। इट इज अ प्रोटीन विच इज कोडेड बाय डीएनए। किसी भी चीज का जो कलर दिख रहा है, पर्पल कलर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। फूलों का रंग बैगनी इसलिए है क्योंकि एंथोसाइनिन पिगमेंट है विच इज कोडेड बाय डीएनए। अगर डीएनए कोड नहीं करेगा तो वो व्हाइट कलर का होगा। तो इस तरह से ये सेंट्रल डोगमा है। तो अब हम क्लासिकल जेनेटिक्स को भी 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉर्गेनियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब जो मेंडल्स के पूरे जेनेटिक्स को स्टडी करे। मॉर्गन मतलब जो मॉर्गन में रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर को स्टडी करे। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स जो आपके साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन कैसे करता है, उसमें भी कोई डीएनए होगा जो उसको ऑन और ऑफ करता है कि अब फोटोसिंथेसिस करना है और अब रेस्पिरेशन करना है। क्लोरोप्लास्ट को कहता है कि जाओ फोटोसिंथेसिस करो, और माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्शन देता है कि जाओ रेस्पिरेशन करो। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इसको स्टडी करने वाला जो ब्रांच है वो है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक सिविल इंजीनियर पुल बनाता है, ब्रिजेस बनाता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो मैकेनिक्स को लेके नई नई मशीनरी बनाता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली वाला सामान बनाता है। कंप्यूटर इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अलग अलग तरह के। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? एक कपड़े को काट के दूसरे में सिल देते हैं। दिस इज नोन एज कट एंड पेस्ट। अगर हम कोबरा का जो जीन है, कोबरा जो आप जानते हैं क्या है, पॉइजन वाला जीन है, उस जीन को हमने कैंची से काटा और ह्यूमन बीइंग में फिट कर दिया तो ह्यूमन बीइंग में भी जो है वेनम है वो सिक्रीट होने लगेगा। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने किसी ऑर्गेनिज्म से जीन काट के दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा दिया, जैसे कपड़ा काट के आप सिल देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, दिस इज द एरा ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी में जीन ट्रांसफर कर दें। बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर हुआ है कॉटन में, ट्रांसजेनिक कॉटन बना है। बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉटन इज अ फाइबर प्लांट।
दोनों के बीच में जीन ट्रांसफर, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो बेसिस है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। उसमें क्या है, किसी जीन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। जैसे आपको जनरेटर दे दिया गया, जनरेटर जो लाइट जाने पे आप चलाते हैं, तो एक इंजीनियर से पूछिए कि जनरेटर का स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ सामान मिला के वो उसका स्ट्रक्चर होगा। उसका फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनरेटर का फंक्शन। तो उसी तरह जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा है, कुर्सी की तरह है कि टेबल की तरह है कि लोटे की तरह है, उसका फंक्शन क्या है। क्या वो आई कलर को ब्लैक बनाता है, स्किन कलर को मेलानिन टाइप का बनाता है, या एकदम व्हाइट बना देता है, फ्लावर को पर्पल बनाता है या व्हाइट बनाता है। दिस इज नोन एज फंक्शन ऑफ जीन। देन कम्स आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स। बहुत सारे जीन्स हैं एक इंडिविजुअल में, जितने जीन है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन एनी सिंगल इंडिविजुअल। तो हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है आज से 50 साल बाद वायरस के जीन को यूज करके ह्यूमन बीइंग में डाल दिया जाए और ह्यूमन बीइंग अपनी वैक्सीन खुद बनाने लगे। दिस इज पॉसिबल, क्योंकि कॉटन ने अपना इंसेक्टिसाइड खुद बनाना शुरू कर दिया है। कॉटन एक बीमारी से ग्रस्त था जिस इज नोन एज पिंक बॉलवर्म। कॉटन में पिंक बॉलवर्म लग जाता था तो कॉटन की सारी फसल नष्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। हिस्ट्री में आप देखेंगे उसमें जो है बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफर किया गया और कॉटन अपना इंसेक्टिसाइड खुद बनाने लगा। तो हो सकता है हम कुछ साल बाद अपना वैक्सीन जो है, साइंस इतना डेवलप कर जाए कि ह्यूमन बीइंग अपनी वैक्सीन खुद बनाने लगे, हमारे में वो जीन ट्रांसफर कर दिए जाए जो वैक्सीन बनाने। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी को कैंसर हो गया है ड्यू टू म्यूटेशन या सडन चेंज इन एनी जीन, एक पर्सन को कैंसर हो गया। कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। हमारे बॉडी में सारे सेल्स बढ़ते रहते हैं और जब एक 18 एज आ जाती है तो हाइट वाइट सब कुछ रुक जाता है। फिर सब सिर्फ बढ़ता क्या है, हमारे नेल्स और हमारे हेयर्स। दिस इज ड्यू टू सेल डिवीजन। अब यही सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है तो दिस लेड टू कैंसर। तो कैंसर में टारगेटेड जीन थेरेपी है। जिस जीन की वजह से कैंसर हो रहा है उस जीन को निकाल दो, कट एंड पेस्ट। पेस्ट की तो जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ अनडिजायरेबल जीन। तो कट दैट जीन, कट दैट पर्टिकुलर जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजीज, फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज। तो मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा जीन जेनेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है कि कौन सी बीमारी किस जीन की वजह से है, व्हाई नॉट टू कट दैट जीन बाय जेनेटिक सीजर। जेनेटिक सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कि हम जीन को अपने हिसाब से बदलें। तब आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जीन टेक्नोलॉजी। टमाटर का जीन, आलू का जीन टमाटर में मिला दिया गया। आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आलू टमाटर का जीन मिला दिया गया। टोमेटो एंड पोटैटो बन गया पोमैटो। इसी तरह रिकॉम्बिनेंट, हमारे में वायरस का जीन डाल दिया जाए तो हम अपनी वैक्सीन खुद बना लेंगे, हमको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why not to transfer the gene RNA from virus to human being? Human being is able to produce his or her own vaccine. वो अपनी वैक्सीन खुद बनाएगा, उसको ना कोविशील्ड की जरूरत है, ना वो कोवैक्सीन की जरूरत है, ना और स्पुतनिक की जरूरत है। आरएनए से जो जेनेटिक जीन है वो ट्रांसफर कर दीजिए ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में अपने आप वैक्सीन बनने लगेगी, वो वायरस को कंट्रोल कर। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ऐसा प्लांट्स में किया जा चुका है। प्लांट्स में बहुत सारे वायरल डिजीजेस थे जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, मतलब करना मुश्किल हो गया था। बहुत सारे वेजिटेबल्स थे जिनमें वायरल डिजीजेस होती थी, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या किया गया कि वायरस का ही आरएनए यूज करके रिवर्स जेनेटिक्स किया गया और प्लांट अपनी वैक्सीन खुद बनाने लगा। तो मतलब जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, दे आर मोर डेवलप्ड एंड इंटेलिजेंट देन मेडिकल साइंटिस्ट। वी कैन से कि जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और डेवलप्ड है। कि प्लांट में वायरल डिजीजेस से तबाही मच रही थी तो उन्होंने वायरस के आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए। और ह्यूमन बीइंग में अभी ह्यूमन बीइंग रेजिस्टेंट नहीं हो पाया है कोरोना वायरस से। तो वी कैन से द scientists who are engaged in agricultural activity are more intelligent and devoted to their studies.
कि उन्होंने एक बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो पैथोलॉजी में आपको कभी पढ़ेंगे, जो अपनी वैक्सीन खुद बनाते हैं. प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर वैक्सीन एंड दे आर रेजिस्टेंट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वायरस. तो ये सारा जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जीन टेक्नोलॉजी में. अब आता है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, और उस तरह से फिर फॉरवर्ड जेनेटिक्स, रिवर्स जेनेटिक्स, ये कुछ डेफिनेशन है जो कुछ आपको जानना है. तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, हम क्यों जेनेटिक्स पढ़ें और जेनेटिक्स की क्या कुछ थ्योरी थी, जो कि वो थ्योरीज क्या थी और उनमें कौन सी थ्योरी जो थी वो रॉन्ग थी और कौन सी थ्योरीज जो है वो सही थी, वो सारा कुछ है इसमें. तो ये बस इतना ही है, और बाकी आपको अगले